हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएएस पॉइंट। आज हम लोग यहाँ पे देखने वाले अपना भारतीय किसान यूनियन, ठीक है। और इसके बारे में यानी कि अभी जितने भी हमारे हैं वो आंदोलन से रिलेटेड ही बात कर रहे हैं। और जब वो इसमें देखे थे हम लोग कि एक दलित पैंथर, आपको याद हो, कल ही पढ़ा है हमने, कहाँ है, कैसे है, प्लीज़ अभी कमेंट करके बताइए आप लोग कि ये जो दलित पैंथर है ना वो कहाँ स्टार्ट हुआ था, इतना बताना आपको, ठीक है। उसके बाद हम यदि बात करें यहाँ पे तो जो चिपको आंदोलन था उसके बारे में भी हमने चर्चा की थी। अब आज बात करने वाले हैं किसान, जो भारतीय किसान यूनियन है इसके बारे में, इस टॉपिक को क्लियर करेंगे, ठीक है। क्योंकि देखिए ये स्वयंसेवक संगठन थे, यानी कि इसमें राजनीति का कोई रोल नहीं हो रहा था। क्योंकि आपको पता है कि पहले भी हमने पढ़ा कि यहाँ पे कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशन थे जहाँ पे या आंदोलन हो रहे थे जहाँ पे राजनीति भी कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हो रही थी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अब क्या हुआ, कुछ देखने को हमें मिल रहा है। क्योंकि देखिए राजनीति क्या है ना कि वो हमेशा अपना ही फ़ायदा देखेगी। अपना फ़ायदा जब देखेगी तो मतलब हमारा टाइम वेस्ट कुछ हमें मिलने वाला है नहीं। एंड ऑफ द एंड वही होगा कि उन्हें सिर्फ जो उनको दिख रहा वही करने वाले हैं। इसलिए लोगों ने सोचा कि इनके साथ रहने का कोई मतलब है नहीं, सो हम अपना अलग से संगठन बनाएंगे और उसे स्वयंसेवक संगठन के नाम से जाना जाता है। मैंने आपको बताया भी कि आपके यूपीएससी के जीएस पेपर फर्स्ट के सिलेबस में बिल्कुल एनजीओ, स्वयंसेवक संगठन, ये सारी चीज़ें एक एक अलग अलग वर्ड में लिखी गई हैं, ठीक है। तो इन सब को आपको पढ़ना है, और यही पढ़ना, कहाँ से पढ़ेंगे आप, कहीं और आपको अलग से नहीं ढूंढने को मिल रहा है, ठीक है। यहीं से सारी चीज़ें कवर करनी है। तो अब आता है भारतीय किसान यूनियन। इसके बारे में यदि हम देखें कि 70 के दशक में भारतीय समाज में कई तरह के असंतोष पैदा हुए। यहाँ तक कि आप देखोगे कि समाज के जिन तबकों को विकास प्रक्रिया में कुछ लाभ हुआ था उनमें भी सरकार और राजनीतिक दलों के प्रति नाराजगी थी। और 80 के दशक के आते आते क्या हुआ था कि जो कृषक संघर्ष, इसका एक जो एग्जाम्पल है। और जब अपेक्षाकृत धनी किसानों ने क्या किया, सरकार की नीतियों का विरोध किया था। तो 1970 के दशक की यदि हम बात करते हैं तो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है क्या चीज़ें, कि कहीं ना कहीं जो स्थितियाँ थी वो, और मतलब पब्लिक जो थी वो कहीं ना कहीं असंतुष्ट हो रही थी। देखिए 70 के दशक में 1970 ये जो सन है ना, आप बताइए कि इस टाइम पे कौन से यहाँ के प्रधानमंत्री थे, किसकी सरकार चल रही थी। प्लीज़ अभी कमेंट करके बताइए कि कौन सी सरकार चल रही थी। हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। इसके जस्ट चैप्टर जो पहले वाला था 6 में, उसमें ही सारी चीज़ें कंप्लीट किए हैं कि किसकी गवर्नमेंट उस टाइम पे चल रही थी। और देखिए कि कैसे असंतोष हुआ, कैसे किस तरीके से फिर एक पार्टी जाके दूसरी पार्टी प्रभुत्व में आती है, वो भी बीच में भंग हो जाती है। ये सारी चीज़ें हम लोग देख चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इस टाइम पीरियड में जो काम चल रहा था, और यहीं पे ही आपकी जो 5 ईयर प्लान था ना, उसमें थर्ड 5 ईयर प्लान आता है और वो कहीं ना कहीं पूरे तरीके से असफल भी होता है। पूरा आप सिचुएशंस देखिए, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी सब एक दूसरे से मिक्स है। आप देखोगे ना, कहीं अलग से आपको कुछ दूर नहीं जाना पड़ेगा, सारी चीज़ें एक दूसरे में मिक्स्ड है। अभी मैं यदि आपको एग्जांपल दूं तो 1970 के दशक तक अभी किसका टाइम पीरियड चल रहा था, इंदिरा जी का टाइम पीरियड था, ठीक है। उनकी सरकार चल रही थी। अब गलती उनकी नहीं कि सूखा पड़ गया था, लेकिन आगे देखते क्या होता है। यहाँ से ये तो हुआ 1975 में, आपको पता है कि इंदिरा गांधी जी के द्वारा जो इमरजेंसी लगाई गई, ये गलती सबसे बड़ी उनकी थी कि बिना वजह की इमरजेंसी लगाई गई थी। उसके बाद आप देखोगे कि यहाँ की सिचुएशन, सभी जनता असंतोष कैसे हो रही है। 1962 की घटना, 1962 में क्या हुआ था, भारत चाइना का युद्ध हुआ था। 1965 की घटना, 1965 में भी हमने क्या झेला, भारत पाकिस्तान का युद्ध। एंड यहाँ पे 1971 में भारत और पाकिस्तान का युद्ध फिर से होता है। तो ये देखिए सिचुएशन कैसे बन रही थी, ठीक है। इसी टाइम पीरियड में कहीं ना कहीं क्या हो रहा था आपका कि सूखे पड़े यहाँ पे, मतलब कि बारिश नहीं हुई, अकाल पड़ा। अब जब बारिश ही नहीं हुई, भारत की कृषि किस में आधारित है, आपकी वर्षा पर आधारित है, तो अकाल का भी हमें सामना करना पड़ा। और क्या हो गया कि जनता में आक्रोश और भी ज़्यादा उत्पन्न हो गया। जैसे मैंने अभी बताया ना कि जो आपका थर्ड 5 ईयर प्लान था वो था 1966 से जो था आपका 69 तक था, ठीक है। और 70 के दशक की ही बात चल रही है। उसके बाद आपका जो फोर्थ आता है, फोर्थ 5 ईयर प्लान में क्या होता है आपका, कब से कब तक था, तो ये 1969 से था 74 तक। लेकिन क्या आपको पता है कि इस बीच में अवकाश वगैरह हुए थे। क्योंकि देखिए जो अवकाश होने का मतलब ही आपको सीधे से समझ में आ रहा होगा कि 80 के दशक आते आते, मोरारजी देसाई के टाइम पीरियड में आते आते काफ़ी ज़्यादा सिचुएशंस जो है वो बेकार हो चुकी थी।
ठीक है। और जब बेकार हो चुकी थी, क्योंकि पहले से ही सिचुएशंस अच्छी नहीं थी और इतना अचानक से अच्छा किया भी नहीं जा सकता था, ठीक है। और इससे क्या हुआ कि लोगों में, जनता में ये आक्रोश पनप गया और सबसे बड़ी वजह जो बनी 1975 का आपका था इमरजेंसी लागू करना, यानी कि राष्ट्रीय आपातकाल लागू करना। वो लोगों में सबसे ज़्यादा आक्रोश पैदा कर दी, सबसे ज़्यादा, ठीक है। उसके बाद हमने देखा भी था कि इंदिरा जी की सरकार जाती है, तो ये सारी घटनाएं होती है। अब इसका उदय कैसे हुआ, इसके बारे में पढ़ेंगे तो और अच्छे तरीके से समझेंगे। पूरा देखिए, इकोनॉमिक्स भी आप लोग पढ़े होंगे ना, पूरा लिंक करते जाइएगा, डेट वगैरह आपको पूरी चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। अब आ रहा है 1988 की यदि मैं बात करूं, उस टाइम में आपका जो 5 ईयर प्लान चल रहा था वो कौन सा वाला चलेगा, ठीक है। तो ज़रा सोचिए आप लोग कि कौन सा वाला चलेगा। 7th 5 ईयर प्लान चलेगा आपका वहाँ पे, ठीक है। अभी तक कुल 12 हुई हैं, 2012 तक हुआ, उसके बाद से बंद कर दिया गया। जो पंचवर्षीय योजना है 7th 5 ईयर प्लान कब से कब तक था, ये 1985 से नोट करते जाइए, ठीक है। 1985 से 1990 तक था। अब यही सी बीच में क्या होता है कि यहाँ पे 1988 की बात की गई है, ठीक है। इसमें थोड़ा सा आप 7th 5 ईयर प्लान के बारे में लिख लीजिए। इसमें था किस मॉडल पे आधारित था, तो डब्ल्यू व्हीलर मॉडल पे आधारित था, यहाँ पे मिलर मॉडल था। और उसके बाद इसका मेन टारगेट क्या था, तो भोजन, काम, उत्पादन का नारा यहाँ पे दिया गया था कि भोजन, ठीक है। अब यहाँ पे भोजन ही ज़रूरी हो रहा था। उसके बाद था काम, काम वासना वाला नहीं, काम करने वाला, ठीक है। और उसके बाद उत्पादन, इतनी चीज़ों का यहाँ पे प्रायोरिटी दी जा रही थी। टारगेट था 5%, लेकिन इस बार टारगेट हम लोग अच्छा अचीव करते हैं और आगे देखेंगे भी कैसे अचीव करते हैं, ठीक है। इसमें क्या हुआ कि उदय 1988 के जनवरी उत्तर प्रदेश में एक शहर मेरठ में लगभग 20,000 किसान जमा होते हैं। कहाँ पे, यूपी के मेरठ में। मेरठ आपका पता है कि हिस्ट्री से भी जुड़ा हुआ ये स्थान है। प्लीज़ अभी कमेंट करके बताइए कि मेरठ में ऐसा क्या हुआ था, जल्दी से जल्दी फटाफट, ठीक है। तो ये मेरठ में क्या हुआ कि 20,000 किसान जमा हुए और ये किसान सरकार द्वारा बिजली की दर में की गई बढ़ोतरी का विरोध कर रहे थे। किसान क्या किया कि जिला समाहर्ता के दफ्तर के बाहर, जिला समाहर्ता दैट मीन्स इसकी आप तैयारी कर रहे हो, ठीक है। डीएम के दफ्तर के बाहर क्या होते हैं, ये 3 हफ्तों तक डेरा डाले रहे और इसके बाद इनकी मांग मान ली गई। किसानों का यह बड़ा अनुशासित धरना था और मतलब कि जिन दिनों वे धरने पर बैठे थे उन दिनों आसपास के गांवों से उन्हें निरंतर राशन पानी मिलता रहा। मेरठ के इस धरने को ग्रामीण शक्ति का या कहे कि काश्तकारों की शक्ति का एक बड़ा प्रदर्शन माना गया और धरने पर बैठे किसान भारतीय किसान यूनियन यानी कि BKU के सदस्य थे और BKU पश्चिमी उत्तर प्रदेश और हरियाणा के किसानों का एक संगठन था और वह 80 के दशक के किसान आंदोलन के अग्रणी संगठनों में से एक था। यानी कि इसमें पूरा ये देख रहे हैं ना कि किस तरीके से यदि बात बनवानी हो ना, थोड़ा स्ट्रांग अभी अपने आप को ना ये समझिए और कि आप क्या, आपके अंदर इतनी एबिलिटी है, इतनी क्षमता है कि आप इतना सब कुछ बर्दाश्त कर जाएंगे। और वहाँ पे ना हमें ना जब UPSC की तैयारी करते हैं, हम कहते हैं हिंदी मीडियम वालों का होता नहीं है, ऐसा वैसा बहुत सारी, ऑब्वियस है कि नहीं होता है, ठीक है। कमी हम में है, बात हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम की नहीं है, कमी कहीं ना कहीं हमारे अप्रोच में है, हम में है, वो बात बिल्कुल तय है। और जब तक हम अपने आप को नहीं निखारेंगे तब तक नहीं होगा। देखिए, इंग्लिश एक लैंग्वेज है, उसे सीखना इम्पॉर्टेंट है। अब यहीं पे देख लीजिए कि हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास इंफॉर्मेशन देने के लिए कौन होंगे, बहुत से हमारे नीचे, एक DM के नीचे बहुत से लोग होते हैं, ठीक है। आपको क्लर्क भी मिलेगा, आपको वहाँ पे चपरासी भी मिलेगा, आपको वहाँ पे आपके नीचे जितने भी पुलिस होंगे, सब इंस्पेक्टर होंगे, SI होंगे, सब कुछ मिलेंगे आपको आपके नीचे, ठीक है। वो इन्फॉर्मेशन हर जगह की आपको कलेक्ट करके देंगे। आपको क्या करना है कि क्विक डिसीजन लेना है। जैसे किसी ने कह दिया कि भाई यहाँ पे दंगा हो गया, कोई आशा नहीं था कि हो जाएगा, अब 2 बजे रात फ़ोन आता है कि सर दंगा हो गया। आप क्या करोगे, वहाँ पे कहोगे कि अरे SI साहब आप कुछ प्लान बताइए ना, कैसे हो गया वहाँ पे, अब क्या करना चाहिए। तो ऐसे तो होगा नहीं, हमें वहाँ पे क्या करना पड़ेगा, तुरंत एक्शन लेना पड़ेगा कि भाई ऐसा करो, क्योंकि हम वहाँ पे क्विक डिसीजन लेने वाले, ऑर्डर देने वाले हैं। हम सूचना इकट्ठा करने वाले आप नहीं बन रहे हो। आपको सूचना, इन्फॉर्मेशन हर एक जगह से मिलेगी। स्कूल के लिए इन्फॉर्मेशन चाहिए, ला के देंगे आपके पास। हॉस्पिटल का चाहिए, ज़रूरी नहीं कि हॉस्पिटल जाके आप दौरा करें, सब चीज़ें आपको मिलेंगी आपके पास। लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, बस आपको बस अपना माइंड जो है ना बहुत अच्छी तरीके से और सही जगह पे लगाना पड़ेगा।
ये आपका काम है और ये डेवलप होता है तैयारी के दौरान ही, ठीक है। बचपन से ही डेवलप होने लगता है और जब तैयारी पे आप उतर ही आते हो तो आपके अंदर वो सारी आना चाहिए। अपने एक एस्पिरेंट करके अनअकैडमी जो है शायद उसी के वो बनाया गया है आपका ये क्या बोलते हैं वेब सीरीज है, ठीक है। प्लीज़ उसे देखिएगा जिन्होंने भी नहीं देखा होगा। उसमें बताया गया है कि जब आप यूपीएससी की तैयारी करते हो तो तैयारी जब एग्ज़ाम में बैठते हो तब नहीं होती है। जिस दिन से आपने शुरू कर दिया ना तैयारी, उसी दिन से आपकी शुरू हो जाती है और उसी दिन से आपके अंदर वो सारी चीज़ें आने लगती हैं। ऐसा नहीं कि हम बनेंगे तो करेंगे, आज से ही आपके अंदर वो चीज़ें आनी चाहिए कि ये ऐसा हो रहा तो इसको कैसे करना चाहिए। खैर यहाँ पे अब ये धरना देते हैं तो डीएम ही यहाँ पे है ना, उससे ही माननी पड़ रही किस तरीके से क्या हो रहा, सारी चीज़ें पूरा एक एक यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग। और इससे क्या हुआ कि किसानों ने कि कौन सा आंदोलन किया, कहाँ पे किया, मेरठ में किया और किस लिए कर रहे थे, क्योंकि बिजली काट ली गई थी। ठीक, अब उसके बाद क्या होता है तीसरे अध्याय में जो हम लोगों ने देखा था कि सरकार जब हरित क्रांति की नीति अपनाई तो 1960 के दशक के अंतिम सालों से हरियाणा, पंजाब और पश्चिम उत्तर प्रदेश के किसानों को फ़ायदा होना शुरू हो गया। 1960 में क्या हुआ था आपका 1960 में हरित क्रांति, 1960 के दशक में, ठीक है। एग्जैक्टली आप नहीं कहोगे 1960 में ही मनाएंगे। अब यहाँ पे क्या हुआ कि जब हरित क्रांति तो आती है कहाँ पे, हरियाणा, ये आपका जो ये वाला एरिया है यहाँ से यहाँ पे आपका हरियाणा, पंजाब ये और इधर आएंगे आप लोग तो यूपी पड़ेगा, ठीक है। तो इनमें से जो ये नीति अपनाई गई ना हरित क्रांति वाली, तो बहुत ज़्यादा फसल हुई, बहुत ज़्यादा, क्योंकि पहले फसल पे ध्यान इतना दिया नहीं जा रहा था। और जैसे ही हरित क्रांति का आती, जरा उसके जनक बताइएगा भारत के, ठीक है, और पूरे विश्व के कौन है ये भी बताइएगा, जल्दी से अभी कमेंट करके बताइए। तो इसमें जब फ़ायदा तो होता है और इसके बाद के सालों में क्या हुआ कि इन इलाकों में गन्ना और गेहूँ मुख्य नगदी फसल बने। कौन, गन्ना और गेहूँ, यानी कि कॉमर्शियल क्रॉप कौन बनते हैं, गन्ना और आपका गेहूँ। यूपी में गन्ना उत्पादन में सबसे ज़्यादा है, गेहूँ में भी है सबसे ज़्यादा, ठीक है। तो यहाँ पे गन्ना और गेहूँ बना और उसके बाद 1980 के दशक के उत्तरार्ध में भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण के प्रयास हुए और इस प्रक्रम में नगदी फसल के बाजार का संकट का, यानी कि बाजार को संकट का सामना करना पड़ा। और देखिए अभी तो हम क्या बात कर रहे थे कि इतनी ज़्यादा फसल होती है, लेकिन 1980 के दशक के उत्तरार्ध में क्या हुआ, भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण के प्रयास जारी हुए, यानी कि लिबरलाइजेशन यहाँ पे किए जाने कोशिश की गई। और इसके बाद से और इस प्रक्रम में क्या हुआ कि नगदी फसल के बाजार को क्या हो चुका था, संकट का सामना करना पड़ रहा था अब। और भारतीय किसान यूनियन ने गन्ने और गेहूं के सरकारी खरीद मूल्य में बढ़ोतरी करने, कृषि उत्पादों के अंतर्राज्यीय आवाजाही पर लगी पाबंदियों हटाने, यानी कि जो पाबंदियां लगी हुई थी उन्हें हटाने, समुचित दर पर यानी कि गारंटी शुदा बिजली आपूर्ति करने, किसानों के बकाया कर्ज माफ़ करने तथा किसानों के लिए पेंशन का प्रावधान करने की मांग इन्होंने कर दी शुरू। अब देखिए सबसे बड़ी बात जो मैं आपको बताऊं यहाँ पे कि आखिर यूपी वाले इलाके में ही क्यों किसानों ने संगठन किया, मतलब कि किसान वहाँ पे आंदोलन करते हैं, उसके पीछे की भी एक बहुत बड़ी वजह थी। क्योंकि अब भी जस्ट हमने पढ़ा कि जो हरित क्रांति लाई गई थी, कहाँ पे लाई गई थी, यही आपके उत्तर वाले भारत के एरिया में लाई गई थी, उत्तर मध्य कह सकते हो आप, ठीक है, क्योंकि जम्मू कश्मीर वगैरह में नहीं था, पंजाब, हरियाणा और यहाँ ये यूपी वाले इलाके में था। तो इसमें से क्योंकि फसल तो उनके पास अब इतनी हो गई ना, तो कोल्ड स्टोरेज है ना, कुछ जाए कहाँ, मतलब फसल अब बेचने के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि फसल तो वो बहुत उगा लिए। अकाल पड़ा था भैया फसल, मैंने आपको बताया ना, इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे आप देखेंगे इतना ज़्यादा हमारे पास अनाज था कि शायद हम दुनिया को भी खिला सकते थे, लेकिन हमारे उस टाइम पे भुखमरी पड़ी हुई थी देश में। क्यों, वजह यही थी कि अकाल पड़ा हुआ था देश में, जबकि देश में इतना ज़्यादा अनाज होने के बाद, क्योंकि कोल्ड स्टोरेज था नहीं, अनाज इनका जा रहा था सर। और उसके बाद इनका कोई अब गवर्नमेंट भी कोई इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले नहीं रही थी कि आप उत्पादित करोगे तो हम लेंगे, ना तो कोई वहाँ पे प्राइस वगैरह फिक्स किए गए थे। ये एमएसएमई जो ये सारी चीज़ें आप बात करते हो ना, तो वो फिर बाद में वो सब कुछ किया गया, लेकिन उस टाइम में बहुत दिक्कत हो रही थी। और आपको पता है कि जब अनाज हम उगा ही रहे हैं, किसान इतना पैदावार कर रहे हैं, तो खाने के लिए कितना रखोगे आप, 1 कुंटल 2 कुंटल, इससे ज़्यादा तो साल भर में भी नहीं ख़त्म कर पाओगे ना।
और इतना खर्च लगाने के बाद कुछ हो ना तो भी दिक्कत है। अब कर्ज भी लेके ये खेती कर रहे थे, उसमें भी दिक्कत है कि ना तो बिजली दे रहे हो ना कुछ भी दे रहे हो, और पता चले कि हमारी फसल भी आप नहीं खरीदने को मंजूर दे रहे हो, तो अब हम जाएंगा। और इसीलिए वो आंदोलन अपना छेड़ देते हैं। और ऐसी मांगे क्या हुआ कि देश के अन्य किसान संगठनों ने भी उठा दी, और महाराष्ट्र के शेतकारी संगठन ने किसानों के आंदोलन को इंडिया की ताकतों यानी कि शहरी औद्योगिक क्षेत्र के खिलाफ भारत यानी कि ग्रामीण कृषि क्षेत्र का संग्राम करार दिया। और यहाँ पे हम लोग जो अपना 3rd चैप्टर था उसमें पढ़ भी चुके हैं कि भारत ने क्या किया था कि अपनाए गए जो यहाँ पे विकास के मॉडल से जुड़े विवादों के कृषि बनाम उद्योग का विवाद प्रमुख है। और यही क्या हुआ था कि विवाद 80 के दशक में एक बार फिर उठा, और उदारीकरण की आर्थिक नीतियों के कारण कृषि क्षेत्र पर खतरे मंडराने लगे थे। कौन सा विवाद था? ये था आपका विवाद जो था वो था कृषि बनाम उद्योग का विवाद। अब ये कैसे आया? क्योंकि अभी 5 ईयर प्लान को स्किप मत करिएगा, ठीक है, उसको साथ में लेके चलते रहिए। यहाँ पे आया था जो फर्स्ट आपका 5 ईयर प्लान आया था, वो उसका ज़रा डेट तो बताइए आप लोग, कब से कब तक था? मैं लिखवा चुकी हूँ, ठीक है, इसलिए मैं नहीं बताने वाली हूँ, आप ही बताइए और जल्दी से बताइए। यहाँ पे जो आपका 5 ईयर प्लान था, चलिए मैं ही बता देती हूँ, ये था आपका 1951 से 56, ठीक, 1951 से 56। ध्यान से सुनिएगा, विवाद क्या चल रहा था? विवाद चल रहा था ये कृषि बनाम उद्योग। जरा ध्यान से पूरा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। कृषि वर्सेज आपका चल रहा था उद्योग। अब समस्या कहाँ पे आती है? विवाद चलने का रीजन क्या था? जब फर्स्ट 5 ईयर प्लान आता है वहाँ पे 1951 से 56, और इसमें कृषि को क्या किया गया था? ज़्यादा यहाँ पे जोर दिया गया था, ठीक, कृषि को ज़्यादा जोर दिया गया। आपको पता है कि इसी योजना के तहत क्या किया गया था? भाखड़ा नांगल बांध, ब्यास, दामोदर नदी घाटी परियोजना। तो ये देखिए कि कुछ चीज़ें ना हमें रट्टा मारने की बजाय कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना चाहिए कि ठीक है भाई, कृषि की बात की जा रही है, तो जब भी कभी पूछे कि भाखड़ा नांगल परियोजना किस पंचवर्षीय योजना में आई थी, तो यदि आपको एक भी याद है ना कि कृषि का मेन टारगेट रखा गया था, वो कब रखा गया था? तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान में, ठीक है। जब कृषि की बात आएगी तो वहाँ पे सिंचाई की ज़रूरत पड़ेगी, और सिंचाई की ज़रूरत पड़ेगी तो फिर किसका उत्पादन किया जाएगा? बिजली की ज़रूरत पड़ेगी तो किसका उत्पादन किया जाएगा? किसका यहाँ पे किसकी इंडस्ट्री लगाई जाएगी या किसकी स्थापना की जाएगी? बेशक उस टाइम पे आप ये नहीं कहोगे कि राउरकेला संस्थान स्थापित कर दिया गया था कृषि में, नहीं कहोगे यार, वहाँ पे कृषि से राउरकेला का क्या संबंध है? तो आपको बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि यस एग्जैक्टली फर्स्ट 5 ईयर प्लान में ही जो आपका भाखड़ा नांगल बांध था, ब्यास था, दामोदर नदी घाटी परियोजना है, ये सारी चीज़ें बनी हैं। और भाखड़ा और नांगल बांध जो है, प्लीज़ बताइए कि ये कहाँ पे सिचुएटेड है और किस नदी पे है? फटाफट बताइए आप अभी के अभी कि भाखड़ा नांगल परियोजना जो है वो कौन सी नदी पे बना हुआ है और यहाँ पे किस जगह पे? 2 जगह पे आता है ये। भाखड़ा और नांगल अलग अलग थोड़ा दूर दूर पे हैं, तो इनको बताइए कि किस रिवर पे हैं, ठीक है। तो इसमें से ये कृषि का हुआ, लेकिन वहीं पे कहानी में ट्विस्ट कब आ रहा है कि सेकंड 5 ईयर प्लान में इन्होंने डायरेक्ट जंप मार दिया और क्या कर दिया? 1956 से 1961 की यदि हम बात करें तो सीधे सीधे इन्होंने उद्योग को प्रायोरिटी दे दी। अब जब उद्योग को दी तो उधर कृषि डब हो गया। अब इन दोनों में चलने लगा विवाद। लोग क्या हुए? विवाद की वजह क्या थी कि किसान भी अब क्या कर रहे थे कि जब उन्हें पता चला कि हमारी खेती होती में कुछ मिलने वाला है नहीं, हमें अभी 1960 के बाद की कर रहे थे ना ये किसान आंदोलन वाली, उन्हें पता चला कि भैया अब नहीं होने वाला, उद्योग तो आ ही गए हैं। उद्योग में अब जब उद्योग को प्राथमिकता दी गई तो यहाँ पे जैसे दुर्गापुर हो गया, भिलाई हो गया, राउरकेला, ये इस्पात कारखाने स्थापित करने किए जाने लगे यहाँ पे, और ये विदेशों की हेल्प से किए जा रहे थे, ठीक है। जरा आप इसे चेक करिएगा पूरा, ये चाहे भिलाई हो चाहे राउरकेला हो, ये विदेशों की हेल्प से किए जा रहे थे। अब यहाँ पे क्या हुआ इनका कि किसानों को लगा कि खेती पे तो कुछ मिल नहीं रहा, कहीं पे 2-4 पैसे ही आ रहे हैं, चलो इस पे भागते। अब आधे से अधिक किसान यहाँ पे जाने लगे, विस्थापित होने लगे, वो भी एक दिक्कत थी। अब दोनों में भैया जंग छिड़ गई कि हमारी ज़मीन तो पड़ी है, क्या करें? आप पूरी पानी बिजली अच्छी से व्यवस्था करो ना। और यहीं पे और ये जो विवाद था ना, आज आके जो किसान आंदोलन बना था वो आगे इसी रूप को धारण करता है। पहले का विवाद था अभी 1956 से 61 का, और 51 से हम बात कर रहे हैं, ठीक है। और वो विवाद आज 80 के दशक में आके हमारे सामने आके बिल्कुल अच्छी तरीके से उभरता है, क्योंकि उद्योग ज़्यादा बढ़ने लगे, कृषि
होने लगी कम। और मैंने कल ही आपको बताया कि जहाँ पे सेवा सेक्टर में हमारा या सर्विस सेक्टर की बात करें तो जीडीपी में सबसे ज़्यादा मिलता है, आता मतलब सबसे ज़्यादा योगदान है इसका, वहीं पे कृषि का सबसे कम हो चुका है। आज की सिचुएशन ऐसे हो जहाँ पहले हम सिर्फ कृषि पर निर्भर होते थे, और आज जीडीपी में सबसे ऊपर रोल यदि होता था पहले कृषि का होता था, आज सबसे नीचे रोल इसका हो रहा है जीडीपी में। ये भी सोचने की बात है। अब देखिए यहाँ पे इकोनॉमिक्स सारी चीज़ें ये लिंक है, बट सिलेबस पता होना चाहिए तब आप लिंक कर पाओगे, ऐसे नहीं होगा, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ, इसकी विशेषता भी देख लीजिए कि सरकार जो थी, गवर्नमेंट, अपनी मांगों को मानने के लिए दबाव डालने के क्रम में VKU ने रैली, धरना प्रदर्शन और जेल भरो अभियान यानी कि जेल भरो अभियान का सहारा लिया। और इन कार्रवाइयों के पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उसके आसपास के इलाके के गांवों के हजारों हजार, कभी कभी तो 1 लाख से भी ज़्यादा किसानों ने भाग लिया। और पूरे 80 के दशक भर क्या हुआ कि BKU के राज्य के अनेक जिला मुख्यालयों पर इन किसानों की यानी कि विशाल रैली आयोजित की है। और यानी देखिए यहाँ पे क्या हुआ, ये एक संगठन था BKU, ठीक। अब यहाँ इसमें क्या हुआ कि राज्य के आधे से अधिक लोग क्या करने लगे, अब शामिल होने लगे थे। कहाँ पे, जिला कलेक्टर के सामने जाके बैठते थे, जिलाधीश के सामने बैठते थे, और तब तक बैठते थे जब तक कि आप बात मान नहीं लोगे। और गांधी जी हमें सौगात में दे ही गए थे कि कोई बात माने ना माने, बच्चे हो तो रोके मनवा लो, बड़े हो तो बिना खाना खाए मनवा लो, भूख हड़ताल कर दो, सब अक्ल ठिकाने आ जाती है, सब मान जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी कुछ ऐसे ही कर रहे थे, हालांकि भूख हड़ताल तो नहीं करते, बट धरना दे के बैठ जाते कि हम तब तक नहीं उठेंगे जब तक आप कह नहीं दोगे कि ठीक है भैया जाओ, हम करेंगे आपके लिए जो चाहिए आपको देंगे। और ये पूरा अच्छे तरीके से अपना बनाते हैं। और इसके बाद क्या होता है कि देश की जो आपकी कैपिटल है, दिल्ली थी पहले, अब नई दिल्ली है, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ कि BKU ने रैली का आयोजन किया। और इस लामबंदी का एक नया पक्ष ये था कि इसमें किसानों के जातिगत जुड़ाव का इस्तेमाल किया गया था। BKU के अधिकांश सदस्य एक खास समुदाय के थे। इस संगठन ने जातिगत समुदायों को आर्थिक मसले पर एकजुट करने के लिए क्या किया, जाति पंचायत की परंपरागत संस्था का उपयोग किया। और किसी औपचारिक सांगठनिक ढांचे के अभाव के बावजूद BKU अपने को क्या किया यहाँ पे कि लंबे समय तक कायम रख सका। क्योंकि लंबे समय तक कायम रखने के पीछे की वजह भी थी, ये जो इतने टाइम तक रह गया। और यहाँ पे क्यों रह गया, क्योंकि ये संगठन जो था अपने सदस्यों के जातिगत वंश संपर्क जाल पर आधारित था। और BKU के लिए धनराशि और संसाधन इन्हीं संपर्क तंत्रों से जुटाए जाते थे। और इन्हीं के सहारे BKU की गतिविधियों को भी क्या किया जाता था, संचालित किया जाता था। क्योंकि यहाँ पे कुछ ज़्यादा भेदभाव था नहीं, और इसलिए सब मिलके, किसान इन द सेंस कि ना तो हिंदू ना तो मुस्लिम, किसान हिंदू भी है, किसान मुस्लिम भी है, किसान सिख भी है, किसान ईसाई भी है। तो यहाँ पे किसान इकट्ठा हो रहे थे, कोई जाति धर्म का मोल नहीं किया गया था, ठीक है। कि सिर्फ और सिर्फ हिंदू किसानों का संगठन था, सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम किसानों का संगठन था, ऐसा कुछ नहीं था। इंडिया के रहने वाले हर किसान, आपको पता है कि मुस्लिम भी खेती करते हैं, सिख भी खेती करते हैं, आपके धर्म अलग अलग है यार। आप खाना के लिए तो आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी ना, हम धर्म से हमारा पेट भरने वाला नहीं है, ठीक है। तो ऑब्वियस है कि हमारी आस्था जिसमें भी है हम मानेंगे। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं हुआ कि यार अब किसान में यहाँ पे सिर्फ हिंदू पार्टिसिपेट करेंगे तो मुस्लिम को मार के भगाओ, या मुस्लिम करेंगे तो हिंदुओं को मार के भगाओ, या जो भी अल्पसंख्यक समुदाय हैं वो भी किसान तो हैं ही लेकिन उन्हें मार के भगाओ, ऐसा कुछ नहीं था। सब इकट्ठे मिलके काम कर रहे थे और इसीलिए चलता गया। वही सारे चीज़ें अपने जो भी आंदोलन वगैरह का खर्चा वगैरह भी जुटा रहे थे। और 1990 के दशक के शुरुआती सालों तक क्या हुआ कि BKU ने अपने सभी राजनीतिक दलों से दूरी रखा। यानी कि ये राजनीतिक, सबसे बड़ी बात ना, इसकी सफलता का रीज़न था कि ये राजनीति में शामिल नहीं हुआ था। शामिल होगा तो डूबेगा, ठीक है। अब यहाँ पे यह क्या किया कि अपने सदस्यों की संख्या बल के दम पर राजनीति में एक दबाव समूह की तरह सक्रिय था। और इस संगठन ने क्या किया कि राज्यों में मौजूद अन्य किसान संगठनों को साथ लेकर अपनी कुछ मांगे मनवाने में सफलता पाली। अरे महात्मा गांधी जैसे ही रोल निभा रहा था ये BKU, ठीक है। और BKU एक संगठन का नाम था, तो इसने क्या किया कि और भी संगठनों को मिला के सफलता तो पाई। और इस अर्थ में किसान आंदोलन 80 के दशक में सबसे ज़्यादा सफल सामाजिक आंदोलन था। और इस आंदोलन में जो
इस आंदोलन की जो सफलता के पीछे इसके सदस्यों की राजनीतिक मोल भाव की क्षमता का हाथ था और यह आंदोलन मुख्य रूप से देश के समृद्ध राज्यों में सक्रिय था। खेती को अपनी जीविका का आधार बनाने वाले अधिकांश जो भी आपके भारतीय किसानों ने क्या किया कि भारतीय किसानों के विपरीत BKU जैसे जो संगठन थे ना, तो उन संगठनों के आप देखेंगे यहाँ पे कि सदस्य बाजार के लिए नकदी फसल जो था वो उगाने लगते हैं, ठीक है। और BKU के समान राज्य के अन्य किसान संगठनों ने अपने सदस्य उन समुदायों के बीच से बनाए जिनका क्षेत्र यानी कि चुनावी राजनीति में रसूख था। और महाराष्ट्र का शेतकारी संगठन और कर्नाटक का रैयत संगठन जो था, ऐसे किसान संगठनों के जीवंत उदाहरण भी आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि किस तरीके से ये जो आंदोलन चल रहे हैं ना, जन आंदोलन, कैसे कैसे लोग कर रहे हैं। राजनीति पास में आई ना तो बहुत घपला होता है यार, और ये नहीं अपने पास आने दी, ये काफ़ी अच्छे तरीके से सक्सेस हुए। प्लीज़ जिनको आप लोग पढ़ लीजिए कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसको छोड़ना नहीं है आपको। एंड यहाँ पे आप लोगों को मैं फिर से बता दूं कि PDF यदि ना मिल रही हो, आपको बुक मार्केट में ना मिल रही हो, तो मुझे आप थोड़ा सा हाथों को कष्ट करके कमेंट कर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में जाके कि मैडम हमारे पास नहीं है, तो मैं PDF प्रोवाइड करा दूँगी आपको, लेकिन जब आप कहोगे तब, ठीक है। यदि आप नहीं कहोगे तो आई होप कि आपके पास होगी ही, और इसलिए आप नहीं कह रहे हो। या तो आपको पढ़ने का मन नहीं होगा, या तो सब कुछ आता होगा। 2-3 ही रीज़न हो सकते हैं अच्छे सॉलिड वाले, या तो सब कुछ आता होगा, या पढ़ने का मन नहीं होगा, या तो पढ़ना नहीं चाह रहे होंगे, या तो आप कहने में थोड़े से हेजिटेट फील कर रहे हो, तो मैं तो देखने वाली हूँ नहीं, या डांट के भगा दूँगा। कैसे मांग लिया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मांगने की, ऐसा कुछ नहीं करने वाली हूँ। पास में होते तो बात अलग थी, ठीक है। तो इसलिए बेझिझक बोल सकते हो आप लोग। और अब आता है ताड़ी विरोधी आंदोलन, इसको भी देख ही लेते हैं क्या चीज़ है इसमें। यहाँ पे क्या हुआ कि जब क्या होता है आपके BKU उत्तर के किसानों को लामबंद कर रहा था। अभी उत्तर भारत में ये आंदोलन चल रहा था। एक बात ध्यान रखिएगा हमेशा कि इंडिया के किस एरिया पे क्या चल रहा था, किस एरिया पे क्या है, सारा जियोग्राफिकल रीजन ही यहाँ पे सबसे बड़ा जो कारण होता है ना, वही आपको देखने को मिलेगा। इंडिया के दक्षिण भारत में से कुछ नहीं चल रहा था, अभी फिलहाल कुछ भी नहीं चल रहा था ये सारी चीज़ें। अभी हम उत्तर भारत की बात कर रहे हैं, ठीक है। वहाँ पे ये सारी सिचुएशंस चल रही थी। और क्या होता है कि अभी जो ताड़ी विरोधी आंदोलन है ना, कुछ हमने आंदोलन देखे थे जो पूरा यहाँ तक नहीं फैल पाया था दक्षिण भारत के भी, ये महाराष्ट्र तक ही हम आ पाए हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, पूरी एक एक जगह को आप लोगों को पता होनी चाहिए। अब इसमें से जब BKU क्या हुआ कि उत्तर के किसानों में को लामबंद कर रहा था, उसी समय एक अलग तरह का आंदोलन दक्षिण राज्य आंध्र प्रदेश में आकार ले रहा था। अब ये कहाँ आ रहा था, मतलब दक्षिण भारत की तरफ ये बढ़ रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पे अभी BKU जो था उत्तर भारत का था। देखिए ये बहुत बहुत बड़ी चीज़ होती है, बहुत मतलब आपको ध्यान से समझना चाहिए। जब जियोग्राफी पढ़ेंगे ना, तो जियोग्राफी पढ़ने का मतलब ये नहीं कि ये पर्वत यहाँ पे, ये पठार यहाँ पे, वो पठार यहाँ पे। रीजन जानिए ना, ये पर्वत यहाँ पे है तो क्यों है, सीधा सा रीजन है ना, फंडा है उसका। मतलब यहाँ पे यदि ये है गर्मी ज़्यादा पड़ रही, क्यों पड़ रही है भैया? जम्मू कश्मीर में ठंड पड़ रही, क्यों पड़ रही है? रीजन है इसका। वहाँ के तो जम्मू कश्मीर के अंडे भी ऐसे होते हैं ना कि जैसे टालियों से डंप करा देते हो ना आप, गिट्टी ले वगैरह ले जाके, तो इसे भी करा दो आप अंडे को भी, वो नहीं फूटने वाला है। कितना भी कर लो वो फूटने वाला नहीं जल्दी से, आसानी से। क्यों? क्योंकि वहाँ पे इतनी ज़्यादा ठंड है। वहीं पे एक ही देश में रह रहे, इधर इतनी गर्मी क्यों है? तो और जब गर्मी, देखिए यहाँ से मैं आपको लिंक कर रही हूँ, एक एक बात समझिएगा कि अभी यहाँ पे मैंने बताया ठंडी गर्मी का इशू, ठीक। उसके बाद आता है कि जब ठंडी गर्मी है, उसके बाद यहाँ पे आता है कि यहाँ के खाने का, रहने का रीजन अलग है, यहाँ का जो भी पहनावा वगैरह अलग है, यहाँ का अलग है। क्यों अलग? यहाँ का अलग है और यहाँ का भी अलग है, और यहाँ का भी अलग। यहाँ की लैंग्वेज अलग है, यहाँ की भी लैंग्वेज अलग है, यहाँ की भी लैंग्वेज अलग है। अभी एक ही जगह पे रहने, नाम भारत ही है, लेकिन हर जगह पे अलग अलग है। ये सब क्यों है? ये सब है हमारी जियोग्राफी की वजह से ही है। ये जियोग्राफिकल रीजन ही है ऐसा, हमारी कोई गलती नहीं है। यदि महाराष्ट्र और केरला वाले इंसान थोड़ा ज़्यादा उनका रंग डार्क है, तो उसमें उनकी गलती नहीं है, क्योंकि वो इक्वेटर के पास रह रहे हैं। आप भी जाके रहो वहाँ पर, गोरे होके दिखाना कि हम इतने गोरे हैं। अब जो जम्मू कश्मीर में रह रहा वो एकदम से सफ़ेद होगा। तो यहाँ जो अंग्रेज आते थे यूरोप वाले, उनके पास तो सूर्य तिरछा जाता है, थोड़ा बहुत जाता है सूर्य की रोशनी, तो वो गोरे होंगे कि जो इक्वेटर के पास अफ्रीका वाले रह रहे हैं वो गोरे होंगे।
आप समझ सकते हो, गलती फिर उनकी नहीं है। और यहाँ पे सारी वजह जो है ना, यहाँ पे देखिए कि किसान जो हरित क्रांति लाई गई, आपने कभी सोचा है कि जब हरित क्रांति लाई गई तो क्यों सिर्फ उत्तर भारत में लाई गई? उत्तर भारत में ही हरित क्रांति लाने का रीजन क्या था? एंड उत्तर भारत छोड़िए, उत्तर भारत के कुछ राज्यों में जहाँ नदियों का प्रवाह सबसे ज़्यादा था, पंजाब, हरियाणा आपका था, जो ये यूपी वाला एरिया था, यहाँ पे कुछ जो बीच के राज्य है उत्तराखंड वगैरह, यहाँ पे ही क्यों लाया गया? यहाँ पे आपको पता है ना, गंगा जाती है यहाँ से, सिंधु नदी जाती है यहाँ से, 5 नदियों का संगम पंजाब को कहा जाता है। तो क्यों भाई इसी एरिया पे क्यों लाया गया? सारी वजहें आपको ना एक एक करके पता चल जाएंगी। एक वर्ड से बहुत सारी चीज़ें लिंक हैं। दक्षिण भारत में क्यों नहीं आया? दक्षिण भारत में भी आप हरित क्रांति लागू कर सकते थे ना, क्यों नहीं किया आपने? तो वो सब चीज़ें एक है कि आप दक्षिण भारत में हरित क्रांति लागू भी कर दोगे ना, तो नदियाँ भी ना, पता किस पे डिपेंड होती कि कब वर्षा होगी तो यहाँ पे जल भरेगा। तो हरित क्रांति कैसे लागू कर सकते थे वो लोग? और कुछ एरिया में तो यहाँ पे ऐसा है कि यहाँ पे आपको समुद्र से किनारा है तो पानी वानी ठीक ठाक मिल जाता है। सारी चीज़ें बहुत मतलब एक दूसरे से गुथी हुई हैं, बस समझने की थोड़ा सा देर है। हाँ, पढ़ाई की तरह पढ़ाई पढ़ेंगे ना तो कसम से मैं कल ही आपको बता चुकी, काफ़ी बोर हो जाओगे आप लोग, लेकिन मज़े लेके पढ़ोगे ना बहुत अच्छे तरीके से चीज़ों को आप समझ पाओगे। अब इसमें आगे देखते हैं खैर क्या होता है कि ये इस एरिया में तो ये पनप रहा था, यह महिलाओं का एक स्वतः स्फूर्ति आंदोलन था और ये महिलाएं अपने आस पड़ोस में मदिरा की बिक्री पर क्या लगा रही थी? पाबंदी की मांग कर रही थी। ये था ताड़ी विरोधी आंदोलन था, ठीक है। यहाँ पे महिलाएं क्या कर रही थी आपका कि देखिए महिलाएं यहाँ पे आंदोलन कर रही थी, किसान आंदोलन यहाँ पे नहीं चल रहा था। फिर से मैं आपको याद दिला दूँ, ध्यान रखिएगा, किसान खेती वहीं करेंगे जहाँ पे फसल होने की उम्मीद है, वरना वो मछली पाल लेंगे, कुछ भी कर लेंगे। केरल के एरिया में वो क्या गेहूँ बोने जाएंगे? आप बताइएगा गेहूँ कितना होता है केरल में? थोड़ा सा मतलब जो चावल ठीक ठाक हो जाता है, लेकिन गेहूँ बताइएगा कि कितना हो पाता है वहाँ पे। तो इसलिए उनके भी टेम्परेचर वगैरह डिपेंड करता है कि कहाँ पे कितना कितने पे ये होने वाले हैं, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखेंगे तो कसम से आप पूरी चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। तो यहाँ पे जो ताड़ी विरोधी आंदोलन था वो महिलाएँ कर रही थी, ठीक है। तो अब जब भी आंदोलन की बात आएगी ना, सारे आंदोलन आपको टिप पे होने चाहिए। और टिप पे कैसे होंगे? कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है कि भैया किसान आंदोलन है दक्षिण भारत में नहीं होने वाला है, वो उत्तर भारत में ही होगा, ये बात आपको याद रखनी। अब जी शराब वगैरह खाता है वो तो इंडिया में करो तो भी कम है। इसमें क्या हुआ कि वर्ष 1992 के सितंबर और अक्टूबर माह में इस तरह की खबरें तेलुगु प्रेस में लगभग रोज दिखती थी। गांव का नाम बदल जाता पर खबर वैसी ही होती और ग्रामीण महिलाओं ने शराब के खिलाफ लड़ाई छेड़ रखी थी। यह लड़ाई थी माफिया और सरकार दोनों के खिलाफ थी और इस आंदोलन ने ऐसे रूप धारण किया कि इसे राज्य में ताड़ी विरोधी आंदोलन के रूप से जाना गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ कि ये आंदोलन जो था इस तरीके से आया पूरा, मतलब इस आंदोलन का ना एक फेमस नाम हो चुका था, महिलाएं परेशान हो चुकी थी। और अभी मैं कुछ आपको बताऊंगी साउथ इंडियन के बारे में, खैर इसको कंप्लीट करते हैं पहले। इसका उदय कैसे हुआ? यहाँ पे आंध्र प्रदेश के नल्लौर यानी कि नेल्लौर जिला, अभी मैप में देखिए ये कहाँ पे पड़ता है, ठीक है। तो आंध्र प्रदेश एक है आपका जिला और उसमें क्या है कि अब बताइए 1992 की घटना पढ़ रहे हैं, ज़रा यहाँ पे आप लोग फटाफट कमेंट करिए कि 1992 में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना एक ही था या अलग अलग था? जल्दी से फटाफट। तो यहाँ पे आपको पता है ना 1992 में सिचुएशंस क्या थी? अभी 2014 की बात आपको यदि याद होगी तो आप आंसर कर पाओगे कि तेलंगाना और आंध्र प्रदेश एक में था तो या नहीं था, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ कि एक दूर दराज के गांव में दुबरघंटा में 1990 की शुरुआती दौर में महिलाओं के बीच प्रौढ़ साक्षरता कार्यक्रम चलाया गया, जिसमें महिलाओं ने बड़ी संख्या में पंजीकरण कराया। कक्षाओं में महिलाएं घर के पुरुषों द्वारा देसी शराब, ताड़ी आदि पीने की शिकायतें करती थी और मतलब जो गांव के लोग थे तो उनको शराब की गहरी लत लग चुकी थी। इसके चलते क्या हो रहा था कि वे शारीरिक और मानसिक रूप से भी कमज़ोर हो गए थे और शराबखोरी के क्षेत्र की जो मतलब इससे क्या हुआ था कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था बुरी तरह प्रभावित हो रही थी और शराबखोरी जो थी इसके बढ़ने से
कर्ज का बोझ बढ़ा और पुरुष अपने काम से लगातार गैर हाजिर रहने लगे। शराब के ठेकेदार मदिरा व्यापार पर एक अधिकार बनाए रखने के लिए क्या हुआ यहाँ पे कि अपराधों में व्यस्त थे और शराबखोरी से सबसे ज़्यादा दिक्कत महिलाओं को हो रही थी और इससे परिवार की अर्थव्यवस्था चरमराने लगी और परिवार में क्या हुआ, तनाव और मारपीट का माहौल बनने लगा। ये देखिए, अभी मैं थोड़ा सा एक बात और आपको बता दूं कि जैसे मैंने किसान का बताया, ठीक। अब देखिए कि क्या होता है कि सिर्फ और सिर्फ अभी ये जो इतनी ज़्यादा बुरी लत लग चुकी है, ये दक्षिण भारत में क्यों लगी? अंग्रेज आए थे ना, हमें सौगात में देके गए थे ये चाय और शराब, और यहाँ पे जब वो शराब वगैरह दे के गए, लोगों को पड़ गई आदत। अरे बहुत दूर दूर तक जाते थे लोग पैदल ही शराब खरीदने। कोविड की सिचुएशन में देखिए आप कि सबसे पहले लॉकडाउन के बाद कौन सी दुकान खुली थी? शराब की दुकानें खुली थी। गवर्नमेंट को भी इससे बहुत प्रॉफिट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जब शराब की दुकानें खुलती हैं कोविड की सिचुएशन से, आप समझ सकते हो इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। गवर्नमेंट इस पर कुछ हाँ ना करती क्यों नहीं है? क्योंकि उसकी इनकम सबसे ज़्यादा यहीं से होती है। तो इसमें क्या हुआ कि लेकिन शराब पीने से, या कि पिएंगे तो फोकट में आती नहीं है। लत इतनी बुरी चीज़ है कि वो तो आप करके मानोगे, और जब करके मानोगे आप तो यहाँ पे घर पे होगा झगड़ा। घर से आप पैसा लोगे, कमाने जाओगे नहीं। पीने के बाद तो आप खुद के रहते नहीं हो कि आपको पता नहीं क्या कर रहे हो। उसके बाद आप क्या करोगे कि अपनी बीवी से पैसा मांगोगे। बीवी घर में बैठी है, कहाँ से आपको पैसा दे? बच्चे भी हैं और आप तो बस शराब पी के कहीं पर भी लोट पड़े हो, लेकिन उसका क्या है? और ऐसे में हो जाती थी दिक्कत। अब इतनी ज़्यादा महिलाएं परेशान हो गई थी कि हर घर में ये समस्या आ चुकी थी। और अब क्या हुआ कि नेल्लोर में महिलाएं ताड़ी की बिक्री के खिलाफ आगे आई और उन्होंने शराब की दुकानों को बंद करने के लिए दबाव बनाना शुरू कर दिया। वो जड़ को ही ख़त्म करना चाहती थी। बिहार में शराब बंद है, कहने के लिए बंद है, ऐसा नहीं। यहाँ पे कभी आप नहीं सुनोगे कि बिहारी शराब पीना बंद कर दिए, कभी नहीं। बिहार में शराब बंद है। तो देखिए भैया, अब जिसका मतलब पक्का वाला इरादा हो तो चाहे बिहार से शराब ना मिलेगी तो यूपी में मिलेगी ना, दिल्ली में मिलेगी ना, एमपी में मिलेगी ना। दिक्कत क्या है? बंद कर लो आप, कहीं भी बंद करना है तो यहाँ पे ऐसी कुछ बातें हैं। अभी ऐसा है कि भाई चलो शराब नहीं, ठीक ठाक है, कुछ सुधार हुआ होगा। जो कुछ लोग मट्ठ मार के रह जाते होंगे कि यार क्या करूँ अब, फिर कुछ भाईचारे पे काम चल जाता है। ये नशा जो होता है ना, तो बहुत इसमें भाईचारा चलता है। कसम से आप देखेंगे ना आप लोग, तो पहले एक सिगरेट पिएगा। सिगरेट आप लोगों को पता होगा तो वो सिगरेट पीता है ना, तो क्या करेगा? चल भाई ले, मतलब हमने इतना किया, एक सुट्टा आप मारोगे तो दूसरा वाला मारेगा, तीसरा आपका चौथा वाला फ्रेंड मारेगा, पांचवा सुट्टा वो मारेगा। ऐसे ना एक सिगरेट के एक सुट्टे के लिए भी आप लोग तरसते रहते हो कि अरे चल दे दे, मतलब इतनी महंगी आती है, चल इतने पे ही काम चला देते हैं। इतनी दोस्ती आ रही उसमें होती है ना, कसम से यार मानना पड़ेगा कि उतना ना अपने मम्मी पापा के साथ भी प्यार नहीं होता। इनफैक्ट अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, अपनी बीवी के साथ भी उतना प्यार नहीं दिखा पाते हो जितना जब शराब पीने वाले, जितना जब सिगरेट पीने वाले, गांजा पीने वाले, चरस पीने वाले, जितने भी ये नशेड़ी होते हैं, आप में से भी जो लोग हों उनको पता होगा, और हैं तो बहुत बुरी बात है, ठीक है। तो ज़रा खुद के बारे में सोचा करिए कि आप खुद कहाँ जा रहे हो और घर वाले कहाँ जा रहे हैं। आई होप कि आप लोग नहीं होंगे, एज अभी उतनी ज़्यादा नहीं हुई, बट आप देखोगे ना आसपास, उनमें बहुत ज़्यादा फ्रेंडशिप होती। लगता है ना कि दुनिया के पक्के दोस्त यही हैं। ऐसे शेयर करते हैं, देख के चार ऐसे गोला बना के बैठ जाएंगे, 4 5 6 जितने भी होंगे, और बढ़िया। पहले एक लेगा, फिर एक लेगा, फिर एक लेगा, फिर एक लेगा, फिर मतलब ऐसे ऐसे जितने, जब तक नहीं ख़त्म हो जाती तब तक वो लेते रहते, थोड़ा थोड़ा अपने मुँह में लगा के। मतलब देखो तो फील आता है कि वाह, क्या भगवान कृष्ण सुदामा की दोस्ती क्या थी जो इनकी दोस्ती चल रही है। तो यहाँ पे अब क्या हो रहा था कि इनकी अब जब आदत बनती जा रही थी, महिलाओं को हो रही थी परेशानी, और अब क्या हुआ कि दोस्ती तभी तक निभाते जब तक आप बर्बाद नहीं हो जाते हो। जिस दिन आपकी लत लग गई ना, तो वो दोस्ती निभाते नहीं, आपसे निभाते हैं कि अब आप खरीदोगे तो है ही, आपकी लत तो लगवा चुके हैं, और आप खरीदोगे तो उनका भी काम बन ही जाएगा। और इसमें घर से पैसा लोगे, आप कमाओगे तो जाओगे नहीं कहीं कमाने, क्योंकि हालत है नहीं वैसी, आपकी दिमाग तो ठीक ठाक है नहीं। और इससे दिक्कत जब हुई, उन्होंने पूरा ठेका ही बंद कराने की सोच लिया कि हम दुकान खुलने ही नहीं देंगे। और करीब 5,000 गांवों की महिलाओं ने आंदोलन में भाग लिया और यहाँ पे पूरा आंदोलन शुरू कर दिया।
प्रतिबंध संबंधी एक प्रस्ताव को पास करके यहाँ पे क्या हुआ कि जिला कलेक्टर को भेजा गया और नेल्लौर जिले में ताड़ी की नीलामी 17 बार रद्द हुई और नेल्लौर जिले का यह आंदोलन धीरे धीरे पूरे राज्य में फैल चुका था। और गांव की जो कड़ियाँ थी तो उनको देखिए कि आंदोलन की जो कुछ कड़ियाँ थी उनके बारे में यदि बात करें तो ताड़ी आंदोलन का नारा बहुत साधारण था, ताड़ी की बिक्री बंद करो। इनका ये एक ही मानना था कि ताड़ी की जो बिक्री है, ताड़ी शराब, ठीक है, इसको याद रखना आप लोग, इसकी बिक्री बंद करो, कुछ और नहीं चाहिए हमें, और करना है जो कर लो, लेकिन इसकी बिक्री बंद कर दो आप। और लेकिन इस साधारण नारे ने क्या किया कि क्षेत्र की व्यापक सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक मुद्दों तथा महिलाओं के जीवन को गहरे प्रभावित किया और ताड़ी व्यवसाय को लेकर अपराध एवं राजनीति के बीच एक गहरा नाता बन गया था। और राज्य सरकार ने क्या किया कि ताड़ी की बिक्री को यहाँ पे काफ़ी राजस्व की प्राप्ति होती थी, आज भी होती है। अभी मैंने एग्जाम्पल आपको दे दिया कि राज्य सरकार की ना सारी अकड़ जो है वो मतलब सामने आ चुकी है कि वो किस तरीके से हमें चूतियाँ बनाते हैं, मतलब कि सॉरी, हम लोगों को उल्लू बनाते हैं, ठीक है, ऐसा वर्ड नहीं इस्तेमाल करना चाहिए था, रियली सॉरी। तो यहाँ पे वो लोग जिस तरीके से हम लोगों को ना ये बना के रखे हैं कि इनका तो कुछ आता नहीं है, बस ऐसे ही है कि अब समझ में आया कि इनकी इनकम कहाँ से हो रही थी, ये बंद क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि ये भी कुछ नहीं कर सकते, इनकी इनकम कहाँ से होती है, सबसे ज़्यादा इन्हीं से होती है, ठीक है, क्योंकि इनमें ना जीएसटी भी आया है, सबसे ज़्यादा लगता है, शराब में सबसे ज़्यादा लगता है, सिगरेट में सबसे ज़्यादा लगेगा, तंबाकू में सबसे ज़्यादा जीएसटी लगेगा, फिर भी आप खरीदोगे, ऐसा है कि आप खरीदोगे ही खरीदोगे। और अब ये कहना कि जो पहले महिलाएं कर रही थी ना, आज महिलाएं भी बराबर का भागीदारी निभाती हैं, वो भी सब कुछ लगाती हैं, सुट्टा उट्टा जितना भी है, ठीक है, और वहाँ पे मतलब बियर उयर सब चलता है इनका भी। और इससे क्या हुआ कि अब क्या हुआ कि समस्याएं जो थी वो जटिल तो हो ही रही थी, और इसीलिए यहाँ पे देखेंगे आप कि इसलिए वह इस पर प्रतिबंध नहीं लगा सकती थी, और या तो लगा नहीं रही थी। स्थानीय महिलाओं के क्या किया यहाँ पे कि जटिल मुद्दों को अपने आंदोलन में उठाना शुरू किया। वे घरेलू हिंसा के मुद्दे पर भी खुले तौर पर चर्चा करने लगी। आंदोलन में पहली बार महिलाओं को घरेलू हिंसा जैसी निजी मुद्दों पर बोलने का मौका मिला था। और ये भाई साहब शराब पी के तो आते थे तो शांति से रह जाए, इनसे होता नहीं था। क्या करते थे, यहाँ से आए बिल्कुल झूमते झामते, बिल्कुल मतलब सीधे तो होते नहीं थे, पता नहीं कितने डिग्री का, ये कितने एंगल का घूमते थे, ऊपर से आए हाँ उनका अलग ही रिएक्शन रहता है, पता नहीं यार क्यों करते हैं ऐसा। और फिर आके कुछ भी महिला बोल दी ना घर में, वही मार खाने वाली है, अच्छा खासा पिटाई होती थी। देखिए मैं ये सब बता रही हूँ, कहीं ना कहीं मैंने भी ये सारी चीज़ें देखी हैं, बहुत पास से देखी हैं। अब आप समझ सकते हो कि बहुत पास से का मतलब क्या, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने देखा किस तरीके से आए दिन की जो समस्या होती है ना, वो कैसे झेलनी पड़ती, चाह के भी कुछ आदमी कर नहीं सकता है, और वो इतने मतलब पुरुष प्रधान है, मन तो करता गला दबा दे, ठीक है। तो यहाँ पे ये लोग मतलब इस तरीके का अपना पूरा कर रहे हैं। आप लोग भी ना कभी देखे होंगे, कभी क्या एक दो मिल ही जाते होंगे, आपके घर में नहीं है तो बहुत अच्छा घर है, लेकिन जहाँ पे है तो वहाँ पे आप लोग बहुत मतलब देख ही सकते हैं कि क्या हालत होती है। अब क्या हुआ कि इस तरह जो ताड़ी विरोधी आंदोलन महिलाओं आंदोलन का एक हिस्सा बन गया, और इससे पहले घरेलू हिंसा, दहेज प्रथा, कार्यस्थल एवं सामाजिक स्थानों पर यौन उत्पीड़न के खिलाफ काम करने वाले महिला समूह आमतौर पर शहरी मध्यम वर्गीय महिलाओं के बीच ही सक्रिय थे। और यह बात पूरे देश पर लागू होती थी कि महिला जो समूहों के सतत प्रयास से यह समझदारी विकसित होनी शुरू हुई कि औरतों पर होने वाले अत्याचार और लैंगिक भेदभाव का मामला जो था खासा जटिल है। और 8वें दशक के दौरान महिला आंदोलन परिवार के अंदर और उसके बाहर होने वाली यौन हिंसा के मुद्दों पर केंद्रित रही, और समूह ने क्या किया यहाँ पे कि दहेज प्रथा के खिलाफ मुहिम क्या कर दिया, चला दी, और लैंगिक समानता जो भी थी आपके, इसके सिद्धांत पर आधारित व्यक्तिगत एवं संपत्ति कानूनों की भी मांग अब शुरू कर दी गई। यहाँ पे महिलाओं ने कहा तुम एक काम बंद नहीं करोगे, हम 40 काम और लेके आते हैं। समस्या तो एक थी नहीं, किसी तरीके से बाहर निकलने का मौका तो मिल ही चुका था। अब जब मौका मिल ही चुका था तो भैया पंख तो थे ही, बस उड़ने की ज़रूरत थी, और पिंजड़े में कैद थी अभी तक। जैसे ही बाहर निकलती हैं और देखती हैं दहेज के कारण भी इन्हें मारा जा रहा। सिर्फ और सिर्फ नशा ही एक रीज़न नहीं था, महिला दहेज लेके नहीं आई, उसके लिए सास भी पिटाई कर रही, ससुर भी कर रहे हैं, और पतिदेव तो कर ही रहे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे यदि
वो थोड़ा बहुत भी महिला घर में कुछ बोल दे रही है, यार हम लोग आज ना क्या कर रहे हैं, वुमेन एम्पावरमेंट की बात कर रहे हैं। अरे मतलब वुमेन एम्पावरमेंट की बात कर रहे हैं, यार ऐसे महिला को बना ही क्यों दिया कि आज उनका एम्पावर करना पड़े हमें। यानी कि उसकी जड़ को समझो ना आप लोग, कि आज भी कितने भी एम्पावरमेंट की बात कर लो ना, आपका हमारा जो पुरुष प्रधान देश है ना, यहाँ पे वो नहीं अपने सेफ जोन से बाहर नहीं आ सकता। आपको मानते हैं कि पुरुषों को क्या होता है, फिजिकली स्ट्रांग होते हैं। फिजिकली स्ट्रांग होने का मतलब मैंने आपको पहले ही बता दिया कि मेंटली स्ट्रांग तो कम ही होते हैं, बट फिजिकली बहुत होते हो। और इसमें गलती ना आपकी बहुत शाबाशी होनी चाहिए, ना हमारी गलती होनी चाहिए। ये बात भी हमें ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। लेकिन खैर जो भी चलता है समाज में, कितना भी कर लो ना, आज भी लोग अपना ही रौब झाड़ते हैं। कुछ यहाँ पे आप देखोगे कि महिलाओं की जो वजह बनती है ना आंदोलन करने की, यही थी कि भैया कब तक सहेंगे यार, मतलब घर का ना एक बच्चा पैदा करने वाली मशीन बना के रख देते। कई सारे मूवी वगैरह में देखे होंगे आप लोग, महिलाओं की वैल्यू कितनी होती थी कि मान लीजिए पति बाहर है, काम कर रहा है, घर आता है काम करके, अब पत्नी क्या है, किसान ही है, किसान सारा दिन काम करके आता है, साथ में पत्नी भी काम करा रही है, ऐसा नहीं कि पत्नी यहाँ घर पे बैठे झूला झूल रही है, ठीक है, वो भी काम करा रही है वहाँ पे। अब आते हैं, ये क्या करती है बेचारी, सुकून से 2-4 बातें पति देव से करना चाहती हैं, लेकिन वो क्या कहते हैं, अच्छा हाँ ठीक है, चलो थक गए हैं सोते, बस उतने में उसको सुकून मिला, ठीक है, वो मतलब मान गई, ठीक है। और अभी देखिए कई सारी मूवियों में भी आपको पहले के दिखाते थे कि वारिस चाहिए हमें, वारिस दो, बारिश नहीं वारिस, ठीक है। तो हमें वारिस चाहिए हमारे समाज के लिए, हमारे परिवार के लिए एक बच्चा दो, बेटी हुई तो मार डालेंगे मतलब क्या, बेटी हुई तो मार डालेंगे। और महिलाओं को पढ़ाते नहीं थे, लड़कियों को पढ़ाते नहीं थे, और ज़्यादा बोल दिए ना, मान लीजिए कि कहीं आप गलत बोल रहे हो और उसने बोल दिया घर की इज्जत हो, मतलब ज़्यादा पंचायत करते हो तुम यहाँ आके, कौन बोला था बोलने के लिए, जब बात कर रहे हैं हम पुरुष, तुम काहे बीच में बोल रहे हो, क्या ज़रूरत, जबकि आप गलत बात कर रहे हो, वहीं पे कोई सही आपको बता रही कि ऐसा नहीं, ऐसा करना चाहिए, और आपका ईगो होता है हर्ट। और आप चाहे वो आपकी बीवी क्यों ना हो, आपकी मम्मी ही क्यों ना हो, वो पुरुष प्रधान देश किसी को भी डांट सकता है, उनका ईगो हर्ट नहीं होना चाहिए। एंड यहाँ पे आप में से भी बहुत लड़के सुन रहे हो, प्लीज़ आप लोग इसे माइंड करने की वजह थोड़ा सोचिए कि हम कहते हैं सुधार करेंगे, यार सुधार करो वहाँ जहाँ सच में ज़रूरत है, जहाँ सुधार हो चुका वहाँ पे सुधार करने की फालतू का टाइम वेस्ट मत करो। जिस चीज़ पे सुधार हो गए उसी पे करते रहो तुम सुधार, घर पे ही सुधार कर लो ना, बहुत बड़ी चीज़ है। हम अपने घर पे ही सुधार कर जाएं, वही बहुत बड़ी चीज़ होती है, बाहर तो आप छोड़िए। और हम अपने घर पे करेंगे, आप अपने घर पे करेंगे, दूसरा अपने घर पे करेगा, यार किसी तीसरे की ज़रूरत पड़ने वाली नहीं है हमें। हम नहीं सोचेंगे गवर्नमेंट आके करे, क्योंकि हम अपने घर को बहुत अच्छे तरीके से रख रहे हैं। यदि एक पुरुष के बिना घर नहीं चल सकता ना, तो यकीन मानिए कि एक महिला के बिना घर बनता ही नहीं है। घर ही नहीं बनता है, मकान बनता है, वो मकान रहता है, वो घर नहीं बनता, फिर घर आदमियों से बनता है। और यहाँ पे उसी महिला को इतनी जिल्लत झेलनी पड़ती आज भी, चाहे आप कितना भी कह लो सुधार हो चुका ना, ऐसे बहुत से एग्जाम्पल है। कभी वो हाई फाई एरिया में कभी आप मत देखा करिए यार, हाई फाई एरिया बहुत कम दिखाएगा आपको, जहाँ पे बेस है ना उसका, वहाँ पे देखिए आप लोग, और सिचुएशंस बहुत अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। और आपको ना सिटी पे कहीं जाके काम नहीं करना, ये भी याद रखिए, रूरल एरिया में ही काम करना और वहाँ की चीज़ें ही देखना, क्योंकि जहाँ सुधार है वहाँ आप सुधार करने के लिए आपको नहीं रखा गया, ना रखा जाएगा। इसलिए थोड़ा सा अपनी सोच को बढ़ाइए, ठीक है। और अब यहाँ पे आता है कि जो ये अभियान थे या मुद्दे थे, तो उनके प्रति समाज में व्यापक जागरूकता पैदा की गई। धीरे धीरे महिला आंदोलन कानूनी रूप धारण करता गया, यानी कि सुधारों से हटकर सामाजिक टकराव के मुद्दों पर भी खुलेआम ये क्या करने लगा, बात करने लगा। और इसके ऊपर हमने ये बात की भी थी कि इस विषय पर यहाँ पे कि 90वें दशक तक आते आते क्या हुआ था कि 90 दशक यानी कि 90 दशक तक आते आते यहाँ पे महिला आंदोलन समान राजनीति के प्रतिनिधित्व की बात करने लगा था। और आपको यहाँ पे यदि याद हो तो संविधान के 73वें और 74वें संविधान संशोधन के अंतर्गत इसमें क्या किया गया था कि महिलाओं को स्थानीय राजनीतिक निकायों में आरक्षण दिया गया था। ये आपका 73वां
और 74वां। इसमें संविधान में 11वीं और 12वीं अनुसूची ऐड की गई है। 1991-92 की ये घटना है। प्लीज़ नोट कर लीजिए कि 73वां संविधान संशोधन और 74वां संविधान संशोधन कब हुआ था, तो ये 1991-92 में हुआ था। ठीक है, यहाँ पे बात क्या की गई थी, 11वीं और 12वीं अनुसूची ऐड की गई थी और इसमें यानी कि ये ग्राम पंचायतों से रिलेटेड है। ठीक है, दोनों ही, और इस एक नगर पालिका से आपका एक नगर निगम से, ग्राम पंचायत से। और इनमें महिलाओं के लिए क्या किया गया था, राजनीति में भी अब आरक्षण की बात कर दी गई थी। 73वें और 74वें संविधान संशोधन में क्वेश्चन ऐसा बन सकता है बहुत ज़्यादा। हर एक स्टेट पीसीएस में ये अलग से सिलेबस में मेंशन होता ही है, 73वां और 74वां संविधान संशोधन, या ये नहीं होगा तो आपका होता है कि पंचायती राज व्यवस्था और नगर निगम राज व्यवस्था, इसको आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे प्लीज़ नोट डाउन आप करिए यहाँ पे कि जो महिलाएं हैं इनके लिए आरक्षण की बात कब की गई थी, 73वें और 74वें संविधान संशोधन 1991-92 के टाइम पीरियड पे। ठीक, अब क्या हुआ यहाँ पे कि इस व्यवस्था को राज्य की विधानसभाओं तथा संसद में भी लागू करने की मांग की जा रही थी और संसद में इस आशय का एक संशोधन भी क्या हुआ यहाँ पे पेश किया जा चुका है, परंतु विधेयक को अभी तक मंजूरी यानी कि जरूरी समर्थन हासिल नहीं हो पाया और कुछ गुट जिनमें महिला समूह भी शामिल है प्रस्तुत विधेयक के अंतर्गत दलित और पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए अलग से आरक्षण की मांग कर रहे हैं। यहाँ पे इन्होंने अलग से अपने आरक्षण की मांग कर दी है और ये एनसीईआरटी पुरानी है, लेकिन आज आपको विधानसभा में हो, चाहे लोकसभा में हो, चाहे राज्यसभा में हो, चाहे कहीं पे भी हो, आपको आरक्षण मिला है। यानी कि महिलाओं के लिए इतनी सीटें रिजर्व होंगी अब हर जगह पे, चुनाव में भी, राजनीति में भी अब आ चुकी थी। पहले तो वोट डालने का राइट नहीं था, लेकिन देखिए यदि हम अपने हक के लिए लड़ते हैं तो मिलता है। सीधा सा फंडा है कि मेहनत करोगे तो रिजल्ट मिलेगा। आप कहीं पे भी एफर्ट लगाओगे उसका रिजल्ट मिलेगा आपको, बेशक देर से मिले लेकिन मिलेगा ज़रूर। तो महिलाओं ने जब संघर्ष किया, हो सकता है उनको नहीं मिला हो, लेकिन आज आने वाली पीढ़ियाँ जितनी भी हैं वो लोकसभा में भी बेशक कैबिनेट मिनिस्टर बनी हुई हैं, राज्यसभा में भी हैं, विधानसभाएं में भी काम कर रही हैं, उनको मंत्री पद भी अच्छे अच्छे दिए जा रहे हैं। तो आज काम अच्छे तरीके से हो रहा है। सीटें रिजर्व हैं, पंचायत में भी महिलाओं के लिए सीटें आती हैं, नगर निगम में भी आती हैं, महापौर वगैरह बनाए जाते हैं। ये सारी चीज़ें अब हो चुकी है, लेकिन कैसे हुई है, जब संघर्ष करना पड़ा है। ठीक है, अब आता है नर्मदा बचाओ आंदोलन। इसको हम लोग बात करेंगे अपना नेक्स्ट वीडियो में कि किस तरीके से ये एमपी के हैं, कि नर्मदा बचाओ में क्या क्या हुआ, कैसे हुआ, और इसके कुछ जो फेमस पर्सनालिटी हैं उनके बारे में भी देखेंगे कि किनका ज़्यादा रोल रहा, किनका क्या कैसे रहा। ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे क्लियर करेंगे। ठीक है, एंड होप कि ये चैप्टर कल आपका ख़त्म भी हो जाएगा, कुछ ज़्यादा नहीं है, मतलब ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और इसके बाद बस आप लोग पढ़ते रहिए, पढ़ते इन द सेंस सिलेबस वगैरह रट लीजिए, पढ़ बस न लीजिए, रट लीजिए उसे। बिल्कुल आपके कहीं भी टॉपिक देखो, यस ये तो सिलेबस में था हमारी, और उतना पढ़िए यार। हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम का नारा लगा लगा के हम लोग थक चुके हैं। कब तक ऐसे मतलब ये रहेगा कि हिंदी मीडियम ही टॉप करता रहेगा, मतलब इंग्लिश मीडियम ही टॉप करता रहेगा, कभी हम लोग भी कोशिश करें। तो इसलिए पढ़ते रहिए। ठीक है, ऑल द बेस्ट।